नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा। आज के इस वीडियो चर्चा में मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का ये वीडियो उन छात्रों और प्रतियोगी छात्रों के लिए उपयोगी है जो किसी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की परीक्षा में प्रतियोगी के तौर पर बैठने जा रहे हैं, और इसके साथ ही साथ भारतवर्ष के लोगों को और नागरिकों के लिए भी यह वीडियो उतना ही समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि प्रत्येक भारतवासी का ये कर्तव्य है और ये अधिकार है कि उसके क्या अधिकार हैं उसको पता होना चाहिए। एज ए सिटीजन, as a people of India, one must know about one's fundamental right or right. भारतवर्ष के नागरिक को या भारतवर्ष में जो लोग रह रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि उनके क्या अधिकार हैं और क्या उनके मूलभूत अधिकार हैं। मूलभूत अधिकार वह अधिकार होते हैं जो किसी राज्य में बसने वाले लोगों या व्यक्तियों को सामान्य दशा में कम से कम मिलने ही चाहिए, और ये मूल अधिकारों का जन्म या मूल अधिकारों के सृजन की बात वहाँ से प्रारंभ होती है जब कोई राष्ट्र या किसी राष्ट्र की जनता किसी विदेशी शासक या शासन के अधीन होती है। तब उसको ये प्रतीत होता है कि हम इस देश के निवासी हैं और मुझको इन क्षेत्रों में आज़ादी होनी चाहिए और ये हमें अधिकार मिलने ही चाहिए, क्योंकि विदेशी शासक या विदेशी एडमिनिस्ट्रेशन वो अपने हितों पर काम करता है और मोस्टली वहाँ के लोगों को दबाने का कार्य होता है। मुगल शासन के अंतिम समय जैसे जैसे इस देश में अंग्रेज आते हैं और वो अंग्रेज अपने शासन को इस्टेब्लिश करते हैं, जुर्म ढाते हैं और हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों को लड़ाने का प्रयास भी करते हैं और तमाम प्रकार से वो जनता का शोषण करते हैं। इस शोषण से बचने के लिए आज़ादी भी चाहिए और पराधीन शासन या राज्य के अधीन उनका कितना शोषण हुआ, कितना उनका अपमान हुआ, इंसल्ट हुआ, कितने उनके अधिकार मौलिक अधिकार मारे गए, इन सब को बचाने के लिए समस्त भारतीयों ने आज़ादी प्राप्त होने के समय एक चिंतन किया और ये महसूस किया कि हमें इस देश में हम जितने भी लोग विविधताओं में रहते हैं तो विविधताओं को एक करने के लिए हमें कुछ ऐसे अधिकार मिलने चाहिए और मूलभूत हमें आज़ादी मिलनी चाहिए जिसके माध्यम से अपना हम जीवन जी सकें और सभी लोग एक संविधान के अंतर्गत आ सकें। तो यदि ये देखा जाए कि मूलभूत हमारे जो राइट हैं ये आवश्यक क्यों हैं, ये मूलभूत अधिकार वो हैं कि देश के सभी नागरिकों को समान रूप से लागू हैं और मिलते हैं। इसके माध्यम से हम सभी लोग, राजा या प्रजा, अमीर या गरीब, शिक्षित या कम पढ़े लिखे लोग एकात्म भाव रख करके और एक वातावरण में जीते हैं। और ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी एंड फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इस बात पर निर्भर है कि उस देश की जनता को कितने अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों का प्रवर्तन किस ढंग से हो रहा है। क्या प्रवर्तन सभी लोगों को हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इसी आज चर्चा में आज हम जानेंगे कि हमारे कौन कौन से आज़ाद भारत के नागरिकों को या वर्तमान समय में हमें अधिकार मिले हैं। हमारे संविधान में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो देश का सर्वोच्च हमारा संविधान है, उसमें कौन कौन से हमें अधिकार मिले हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बात यहाँ ये भी बता देना चाहूँगा कि हमारा
भारतीय संविधान है, लिखित संविधान है, बृहद संविधान है। तो भारतीय संविधान के पार्ट 3 यानी भाग 3 में इनका चर्चा है, इनका जिक्र किया गया है। और इसके अनुच्छेद 12 से 35 तक जो भी अनुच्छेद हैं, 12-13 से लेकर के 35 तक, यानी 12 to 35, देयर इज प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और ये फंडामेंटल राइट्स भारतीयों के मन में तो इनका चिंतन हुआ, सृजन हुआ। और जब ये भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग हो रही थी, संविधान सभा के सदस्यों ने और जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग थे, उन्होंने लगभग 50-55 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। और उसमें जहाँ भी अच्छे जो चीज़ें लागू थी तो वहाँ से आत्मसात किया, यानी डिराइव किया, ग्रहण किया। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उन्होंने ग्रहण किया। और जो वहाँ फंडामेंटल राइट उनके सिटीजन्स को दिए गए हैं, वहाँ हमें भी सिटीजन्स को और लोगों को दिया गया। यहाँ मैं एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लोगों और सिटीजन में अंतर है। क्या अंतर है? सिटीजन यानी नागरिक। नागरिक वो व्यक्ति होता है जिसको सामाजिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, वह व्यक्ति नागरिक होता है। और कोई व्यक्ति ऐसा है कि अगर वो नागरिक नहीं है, जिसको वोट देने का अधिकार नहीं है, उसको राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो वह व्यक्ति लोग में आता है, वह व्यक्ति लोग में आता है। तो इस प्रकार से कुछ ये फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को दिए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत ये जो फंडामेंटल राइट है, इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि ये किसी न किसी रूप में, जितनी हमारी कॉम्पिटिटिव हमारे एग्जाम्स हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, कहीं न कहीं पूछते अवश्य हैं। और ये किसी न किसी रूप में अवश्य आता है। इसलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि सभी प्रतियोगी छात्रों को और जो लॉ के छात्र हैं, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ठीक से ये पता होना चाहिए और समझना चाहिए। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आज का अगर ये वीडियो अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो सभी को कुछ ना कुछ बेसिक जानकारी अवश्य होगी। और बाकी जितना इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे, तो जितना डीप पढ़ेंगे उतना ही आपको और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी होती जाएगी। तो आइए चर्चा करते हैं। हमारे जो मूल अधिकार हैं ये भाग 3 में प्रदत्त हैं और आर्टिकल 12 to 35 तक दिया गया है। अनुच्छेद 12 में केवल परिभाषा दी गई है, विस्तार दिया गया है कि ये मूल अधिकारों का विस्तार कहाँ तक है। मूल अधिकारों का विस्तार वहाँ तक है जहाँ तक हमारे भारतवर्ष का शासन है, यानी जहाँ तक हमारे सरकार का अधिकार है, संसद का अधिकार है, और जहाँ तक भारतवर्ष के नागरिक रहते हैं वहाँ तक, और जहाँ पर उसके अधिकारी प्राधिकारी लोग रहते हैं, जहाँ तक हमारी सरकार है उसके अधिकारी हैं, वहाँ तक जहाँ तक हमारा संविधान लागू होता है, वहाँ तक हमारे मौलिक अधिकार लागू होते हैं। अब मूल अधिकारों से संबंध में है कि मूल अधिकारों का क्या अल्पीकरण किया जा सकता है, क्या उनको छोटा किया जा सकता है। तो मूल अधिकारों के लिए बेसिक बात यह है कि मूल अधिकार हैं उनको समाप्त नहीं कर सकते हैं और संसद विधि द्वारा अल्पीकरण कर सकती है, कुछ रिस्ट्रिक्शन कर सकती है। और ये सरकार को पावर है, संसद को पावर है, और संसद ही कानून बनाने में सक्षम है। लेकिन इनका खात्मा नहीं हो सकता है। इनका जो प्रवर्तन है, जो लागू होना है, वो किसी दशा में, कुछ दशाएं हैं उनका निलंबन तो हो सकता है, सस्पेंशन तो हो सकता है फॉर टाइम बिंग, लेकिन ये किसी प्रकार से डिनाई नहीं किए जा सकते हैं। अब आते हैं सबसे पहले जो अधिकार है, वेरी जो इम्पोर्टेंट हमारा फंडामेंटल राइट है, वह है आर्टिकल 14 में दिया हुआ है समता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वलिटी। अंडर आर्टिकल 14 of Indian Constitution, it has been provisioned for equality before the law. The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law within the territory of India. हिंदी में समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता,
राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये इसका हिंदी में इसका अर्थ है। यानी राज्य यानी स्टेट, यानी हमारी जो सरकार है वो भारत के राज्य क्षेत्र, भारत का जो राज्य क्षेत्र है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ तक भी है, वहाँ के निवासियों को विधि के समक्ष समता का बर्ताव करेगी। यानी दिया किसी व्यक्ति को, या व्यक्ति की बात हुई है, यहाँ नागरिक की बात नहीं हुई है, व्यक्ति में सभी लोग आते हैं। व्यक्ति को विधि के समक्ष समता यानी बराबरी का भाव रखेगी, सभी को समान रूप माना जाएगा, ना किसी को छोटा ना किसी को छोटा ना कोई बड़ा, अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी जो भी देश में कानून है और उस कानूनों के अंतर्गत जो उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उसमें किसी भी दशा में जो उसका प्रोटेक्शन है उससे वंचित नहीं करेगा। और ये 14 आर्टिकल इतना ज़्यादा उपयोगी है और इतना ज़्यादा ये आम बच्चों के जवान में ये रट गया है। और यही कारण है कि जब कोई आंदोलन होता है या कोई रिप्रेजेंटेशन होता है, कोई विरोध होता है, तो उसमें इस आर्टिकल का जिक्र बहुत होता है कि हम सब एक समान हैं, राजा हो प्रजा हो, सभी के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो शासन के रूप में हो या प्रशासन के रूप में हो। यानी कोई पुलिस अधिकारी, डीएम, एसडीएम, ये जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये जनता के साथ समान बर्ताव और समान व्यवहार करेंगे। ये एक मूल बात है कि ये दिया गया है कि भारतवर्ष का जो प्रत्येक नागरिक या व्यक्ति विधि के समक्ष समान होगा, समान रूप से समझा जाएगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा, विल बी ट्रीटेड इक्वली, एंड प्रोटेक्शन भी उसको इक्वल रूप से मिलेगा। और यही इस पूरे संविधान की बहुत बड़ी इस आर्टिकल में विशेषता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15 में दिया गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का प्रोहिबिशन है, यानी कोई भेद विभेद नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेट माने होता है भेद, कोई भेद और विभेद नहीं होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन यानी धर्म के आधार पर, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। ये जो भी धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। अगर कोई भेद करेगा तो उसका निषेध किया जाएगा, यानी उसको मना किया जाएगा। अब यहाँ पर एक ये बात और इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान की हिंदी भी इतनी कठिन है कि उसको भी समझना मुश्किल है, और इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी इतनी कठिन है कि उसको भी समझना कठिन है। संविधान को सरलीकृत तरीके से लोगों को बताया जाए, व्याख्या हो, ये भी मेरा एक प्रमुख उद्देश्य है कि संविधान के बारे में, चाहे गांव के क्षेत्र में, खेत मेड़ में निरक्षर हमारा किसान हो, गांव का व्यक्ति हो, या सब्जी बेचने वाला हो, या कहीं कोई नौकरी करने वाला हो जिसने ला नहीं किया है, जिसने ला किया है, हर व्यक्ति, बूढ़े जवान, सभी गांव के शहर के सभी लोग संविधान के बारे में समझ सकें कि आखिर संविधान है क्या। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेरी पर्सन, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हिंदी और अंग्रेजी कहीं न कहीं समझ लेंगे। लेकिन ये बेसिक समस्या आती है कमज़ोर छात्रों को, और जो जिन लोगों ने ला नहीं पढ़ा है उनको नहीं ये पता इसकी शब्दावली कैसे हो। मैं जिस महाविद्यालय में था, यद्यपि मैं ला का टीचर नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ छात्र ऐसे थे जिनको मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया, तो उनकी बेसिक ये समस्या थी कि ग्रेजुएट होने के बाद भी उनको इसकी शब्दावली बड़ी मुश्किल थी समझना, इसकी टर्मिनोलॉजी बड़ी कठिन है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि इसकी शब्दावली है उसको और सरली के तरीके से समझा दिया जाए। तो धर्म, मूल वंश, आपका मूल वंश क्या है, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद, यानी कोई भेद नहीं किया जाएगा। एक आदमी को कानून के आधार, दो लोगों ने एक ही अपराध किया है और एक आदमी को छोड़ दिया जाए और एक आदमी को पकड़ लिया जाए, एक आदमी को दंड दिया जाए और एक ही आदमी को बरी कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। कानून की दृष्टि में सभी बराबर हैं। अगर उनको छोड़ा जाएगा या उनको सजा मिलेगी, दोनों को एक समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। और इसका प्रतिषेध होगा, इसका निषेध भी होगा। अगर कोई ऐसी अथॉरिटी ऐसी करती है तो उसको प्रिवेंट किया जाएगा। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध
केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। राज्य यानी जो स्टेट का लॉ है, स्टेट की एजेंसी जितनी भी हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी हो या चाहे वो जुडिशियल एजेंसी हो, कोई भी भारतवर्ष के नागरिक या लोगों से अपने जो कानून है उनके एग्जीक्यूशन में कोई भेद नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सभी को समान रूप से लाभ देंगे और सभी को समान रूप से न्याय करेंगे। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, या तो सभी आधार लागू होते हो, इनमें से एक कोई आधार लागू होता हो, के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतया माने होली, भागतया माने कुछ रूप से राजनीति से जो पोषित हैं, साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं बने हैं, तालाब बने हैं और जो भी स्नान घाट बने हैं, सड़कों हैं, सार्वजनिक समागम के जो स्थान हैं उनके उपयोग के संबंध में किसी को भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यहाँ पर एक ये बात है कि स्टेट की जो फंडिंग होगी, स्टेट अपनी फंडिंग से जो भी पब्लिक यूज के प्रॉपर्टी बनाएगी, चाहे वो रोड हो, रेलवे स्टेशन हो या कोई भी चीज़ हो, तो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, उनमें से ऐसा नहीं कि किसी ग्राउंड के आधार पर एक व्यक्ति जाएगा दूसरा नहीं जाएगा, हिंदू जाएगा तो मुसलमान नहीं जाएगा, मुसलमान जाएगा तो हिंदू नहीं जाएगा। स्टेट की जो प्रॉपर्टी है, स्टेट में एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली और सबके साथ में एक समान व्यवहार किया जाएगा और सभी को पूर्णतः यानी पूर्ण रूपेण से या आंशिक रूप से, चाहे पूरे रूप से हो या कुछ कम या ज़्यादा रूप में हो, किसी को मना नहीं किया जाएगा और किसी को सार्वजनिक संपत्तियों के उपयोग के लिए किसी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई जाएगी कि आप इस कंडीशन के अधीन आप इसका उपयोग करेंगे, इसका उपयोग नहीं करेंगे। जैसे कि जितने भी जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रोड है, सारी चीज़ें हैं, पब्लिक स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर प्रत्येक नागरिक को समान रूप से अधिकार होगा कि वो जाए और उसका उपयोग करे। कोई कुआं बना दिया गया, कोई ऐसी सुविधा बना दी गई सार्वजनिक, तो ऐसा नहीं कि इस जाति का जाएगा, उस जाति का नहीं जाएगा, गोरा जाएगा, काला नहीं जाएगा, छोटा जाएगा, मोटा नहीं जाएगा, काला जाएगा, गोरा नहीं जाएगा, हमारे गांव का जाएगा, उनके गांव का नहीं जाएगा, हमारे स्टेट का जाएगा, उनके स्टेट का नहीं जाएगा। कोई भी आदमी या भारतवर्ष कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति यानी सरकारी संपत्ति में, सरकारी प्रॉपर्टी में समान रूप से उसको अधिकार है कि समान रूप से उसको विधि सम्मत वो उपयोग करे। दूसरी चीज़ ये है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ये जो चीज़ें हैं उसको हमारा स्टेट है, बालकों को, बच्चों को वो भी समान रूप से वही उनके पास राइट है, उनको भी मना नहीं कर सकेगी और उनको भी इसी लॉ के अंतर्गत उनको ट्रीट किया जाएगा। इस अनुच्छेद की यानी अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 19 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों या किन्हीं वर्गों की उन्नति या अनुसूचित जातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसमें एक ये अनुच्छेद है और एक अनुच्छेद 29 का खंड 2 है, वो भी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो भी ये लोग हैं, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए अगर कोई कानून बनाया जाए, कानून बनेगा, उनकी जो सुविधाएं हैं उनको दी जाएंगी। ये हमारे संविधान में एक मूलभूत चीज़ें कही गई हैं। अब इसमें एक बात ये समझने की बात है कि यहाँ अभी हम अनुच्छेद 15 की बात कर रहे हैं और यहाँ पर अनुच्छेद 29 के खंड 2 का जिक्र करा गया, यानी क्लास 2 ऑफ आर्टिकल 29। तो इसमें एक बड़ी बात ये देखनी है कि भारतीय संविधान में बैक रेफरेंस एंड फॉरवर्ड रेफरेंस दोनों ही चलते हैं। बैक रेफरेंस क्या है कि मैं ये अनुच्छेद पढ़ा रहा हूँ, इसके पहले वाला उसको बैक रेफरेंस कहते हैं और अगर उसके आगे वाला है तो उसको फॉरवर्ड रेफरेंस कहते हैं। तो ये हमारा जो अनुच्छेद 29 के खंड 2 की बात हो रही है, ये हमारे फॉरवर्ड रेफरेंस की बात की जा रही है। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 29 के खंड 2 में कौन सी बात लिखी है जिसमें कि इसका इस संविधान में जिक्र हुआ है। अब आइए देखिए
अनुच्छेद 29 में आते हैं। अनुच्छेद 29 में दिया गया है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 का जो इसका जो क्लाज 1 है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। क्लाज 1 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को किसी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृत या उसको बनाए रखने का अधिकार होगा। एक तो इसमें इन्होंने 29 में ये बात कही। इसका जो खंड 2 है जिसका उसमें जिक्र था, इसमें राज्य द्वारा पोषित या राजनीति से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उधर जो कह रहे हैं कि स्टेट फंडिंग से पोषित जो संस्थाएं हैं या जो प्रयोग की चीज़ें हैं उनको मना नहीं किया जाएगा। उसमें तो केवल सार्वजनिक स्थानों की बात कर रहे हैं, रोड, कुआं, तालाब, सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। लेकिन आर्टिकल ये जो 29 का क्लास 2 है, इसमें शैक्षणिक संस्थाओं में बोल रहे हैं कि जो भी स्टेट फंडिंग से जितने सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, स्कूल, कॉलेज हैं या अन्य जितने हायर एजुकेशन के संस्थान हैं या कोई भी संस्थान, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी जाति, धर्म और मूल वंश के आधार पर किसी से विभेद नहीं किया जाएगा, यानी कुछ भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो ये जो आपका आर्टिकल 15 है, ये केवल कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेद नहीं किया जाएगा, यानी सभी लोगों को समान रूप से सब अधिकार दिए जाएंगे। तो अधिकार की बात तो पहले कर दी गई, लेकिन यहाँ पे कोई विभेद, कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई फर्क नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति को समान रूप से यूज करने का अधिकार होगा। अब आते हैं आर्टिकल 16 में। ये जो आर्टिकल 16 है, ये कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन, सरकारी नौकरी मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। इसमें जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या जो भी आर्मी की सर्विस, जितने भी सर्विसेज हैं, उसमें भी कोई विभेद नहीं होगा। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, यानी समानता होगी। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना ही उससे कोई विभेद किया जाएगा। अब देखिए, इसमें ये कहा गया है कि इसमें कोई किसी को विभेद नहीं किया जाए किसी आधार पर, कि आपको नौकरी इसलिए नहीं मिलेगी कि आप इस राज्य के हैं, उस राज्य के हैं, काले गोरे जो भी हैं, आप किसी आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। और इसका इंग्लिश का जो एक्सप्लेनेशन है ये है कि अंडर आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्लास 1 कहता है कि देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। सब क्लास 2 कहता है नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। यह मतलब है कि अगर कोई स्टेट की कोई ऑफिस है या फिर स्टेट का एम्प्लॉयमेंट है, तो यदि वो इफ ही फुलफिल्स द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन then there will be no discrimination, equal opportunity will be provided to the candidate, और उसमें there shall be no discrimination on the ground of religion, race, caste, sex and place of birth, resident and so on। किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। और ये जो समता के अधिकार में ये जिनका हम जिक्र कर रहे हैं आर्टिकल 16 का, ये कहीं कहीं देखने में पाया जाता है, कहीं कहीं ये लोगों का डिनाई होता है। लोग कोर्ट जाते हैं और बाकायदे उनको कोर्ट से न्याय मिलता है और इसका बाकायदे इम्प्लीमेंटेशन होता है।
अब इसका क्लास 3 है, क्लास 3 कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government or any local other authority within the state or union territories. Any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment or appointment. अब यहाँ पर देखिए, इसके जो हिंदी में इसी का रूपांतरण है, इस अनुच्छेद में कोई बात संसद को ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। ये आर्टिकल में ये बात तो है, लेकिन संसद कोई कानून बना सकता है। संसद को बनाने का इसमें अधिकार है। और संसद क्या कानून बना सकती है? किसी राज्य या संघ क्षेत्र की सरकार या उसमें से किसी स्थानीय या अन्य अधिकारी अधीन किसी वर्ग या वर्गों के पद नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय कोई अपेक्षा विहित करती है तो ये तो सारी चीज ठीक है, लेकिन इसमें एक संसद भी द्वारा ऐसा कोई कानून बना सकती है विशेष जो संसद उचित समझे। लेकिन मोस्ट ऑफ द मैटर में ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जैसे अभी आप देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जब हम राज्य की बात करते हैं स्टेट मीन्स पूरा इंटायर इंडिया, लेकिन जब उसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उदाहरण के लिए यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है, इस प्रकार के जो राज्य सीमा के अंतर्गत आते हैं, तो इनमें से कभी कभी देखते हैं कि कुछ राज्य ऐसा करते हैं कि अपने यहाँ ऐसी स्थिति से कानून बना लेते हैं कि हमारे राज्य के कुछ लोग ज़्यादा होंगे, दूसरे राज्य के एम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो ये पार्लियामेंट उनको अधिकार देती है कि वो अपने राज्य के लिए बना सकते हैं। लेकिन जहाँ तक एज होल नेशन आती है, अखिल भारतीय ऑल इंडिया लेवल की बात आती है, तो वहाँ पर स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य में अधीन जो सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों में आरक्षण के लिए उपबंध बनाने से निवारित नहीं करेगी। ये जो एक यहाँ पे दिया है, ये फंडामेंटल रूल के क्लास में दिया हुआ है कि राज्य या कोई व्यक्ति आरक्षण का भी इसमें शब्दावली दी हुई है कि आरक्षण बना सकती है अगर उसको लगता है कि किसी खास वर्गों को या कुछ लोगों को उनका राज्य की सेवाओं में प्रतिनिधित्व नहीं है। ये बात हमारे मूल अधिकारों में ही इसका जिक्र कर दिया गया है। और मूल अधिकारों में ये जो जिक्र किया गया है, तो ये आर्टिकल 16 के सब क्लास 4 में दिया गया है। अब इसके 5th उसमें सब क्लास में आते हैं, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करते हैं कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप में से संबंधित कोई पदाधिकारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का हो। ऐसा भी नहीं कि कोई व्यक्ति किसी संप्रदाय का हो और कोई किसी का हो तो वहाँ होगा नहीं होगा, वो कोई भी कहीं किसी का हो सकता है, तो ये भी इसमें कोई विभेद नहीं होगा। अब इसके बाद में एक और फंडामेंटल राइट है, वो है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। ये सबसे बड़ी बात है। अंडर आर्टिकल 17 द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन प्रोविजन। इन दिस आर्टिकल अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड। सीधे बोला गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, बिना कोई तू तड़ाक, बिना लाग लगाओ के, सीधी सी बात, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, छुआछूत खत्म। कब से? जब से संविधान लागू हुआ तब से। अब से अगर कोई व्यक्ति छुआछूत फैलाएगा तो उसको पनिश किया जाएगा। दूसरी बात, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म
इसकी प्रैक्टिस किसी भी फॉर्म में इज फॉरबिडेबल, यानी फॉरबिडन मना किया जाता है। द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी एराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी, कोई इन्फोर्समेंट है, ज़बरदस्ती है, प्रवर्तन है, ऑफ एनी डिसेबिलिटी, कोई जो डिसेबिलिटी है, एराइजिंग माने जिससे पैदा हो रही है, आउट ऑफ अनटचेबिलिटी, अगर छुआछूत के कारण अगर कोई चीज़ पैदा हो रही है, शैल बी एन ऑफेंस, एक अपराध होगा, पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, कानून के अनुसार ये पनिशेबल एक्ट होगा और उसको पनिश किया जाएगा। अगर ये संविधान में प्रोविजन न होता तो इस देश की जो आज ये एकता अखंडता है इतनी न होती, क्योंकि अस्पृश्यता का बात एक ऐसा बड़ा किसी व्यक्ति को दाग और मनोविज्ञान गिराने वाला शब्द है कि उसका सब कुछ तबाह कर देने वाला है। तो इस छुआछूत नामक ये बेइज्जती वाले शब्द से बचने के लिए संविधान में ऐसा प्रोविजन किया गया कि अब से छुआछूत खत्म की जाती है, और जो छुआछूत की प्रैक्टिस है किसी तरीके से अगर छुआछूत कोई फैलाएगा तो उसको पनिशेबल एक्ट होगा, और बहुत से लोगों को पनिश किया भी जा चुका है। और अभी अगर राष्ट्र में कोई व्यक्ति किसी तरीके से सांकेतिक तरीके से किसी तरीके से छुआछूत फैलाने की बात करता है तो उसको पनिशेबल एक्ट होता है, उसको पनिश किया जाता है। दूसरा, उपाधियों का अंत। हमारा आर्टिकल 18 ये कहता है कि उपाधियों का अंत होगा। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान में राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, सेना को देगा, और जो स्टेट ही सारे उपाधि देगा, बाकी सारी उपाधियां अब कोई प्रदान नहीं करेगा। जैसे कि पहले अंग्रेज लोग उपाधि दिया करते थे अपने अपने प्रिय राजाओं को या जो उनके समर्थक थे, अभी ये उपाधियों का अबोलिशन कर दिया गया। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। भारतवर्ष का नागरिक है और विदेशी जो अगर कोई राज्य चाहे तो उसको डायरेक्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि इसके पीछे आशय ये है, मेन आइडिया ये है कि अगर कोई दूसरा राज्य किसी नागरिक को उपाधि देता है, खुश करता है, हो सकता है कि उसके बदले में कुछ ऐसी चीज़ की उम्मीद रखे जो कि राज्य के हित में न हो। इसलिए अभी जब से ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट हुआ तब से ये बात लागू हो गई है कि दूसरे स्टेट से, यानी इंडिया के बाहर के स्टेट से, दूसरे संप्रभु स्टेट से कोई उपाधियां नागरिक कोई नहीं लेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, अब कोई व्यक्ति ऐसा जो भारत का नागरिक ही नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि भारतवर्ष में वो नौकरी कर रहा है और इंडियन सिटीजन नहीं है और उसको कोई उपाधि देना चाहता है तो वो भी भारतवर्ष के राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेगा, तभी वो उपाधि को स्वीकार कर सकता है। क्लास 4 कहता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई विदेशी राज्य या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि, पद राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी जो भी अगर कोई व्यक्ति अगर लेता भी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से सहमति और उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी उपाधि लिया जा सकता है, डायरेक्ट कोई उपाधि नहीं ले सकता है। अब ये चीज़ इतनी हो गई है, अब ये चूँकि बहुत ज़्यादा बन रहा है तो आज मैं सिर्फ आपको यही केवल इतना ही पार्ट कवर कर रहा हूँ, और ये समता का जो अधिकार है केवल यही पार्ट आज कवर हो रहा है। इसी का अगला पार्ट फिर बना दिया जाएगा ताकि आपको सुनने में भी आसानी हो, नहीं तो वीडियो 2-3-4 घंटे का हो जाएगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, इसको एडिटिंग में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आप इस चर्चा से आप समझ रहे हैं, आप लोगों ने कुछ समझने की कोशिश की कि हमारे कौन कौन से हमारी नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। उनमें आर्टिकल 14 के अंतर्गत समता की बात बताई गई है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ।
15 के अंतर्गत ही, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ही बताया कि कोई विभेद नहीं करेगा जाति, धर्म, मूल, वंश या जन्म स्थान के आधार पर। और 16 में बताया गया है कि लोक नियोजन सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता रहेगी, कोई उसमें कोई भेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है और उसको दंडनीय अपराध माना गया है। 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों के बारे में बंद किया गया है कि कोई राष्ट्रपति के सहमति के बगैर उपाधि नहीं लेगा, और ये इतनी बात बताई गई है। तो ये चीज़ें समान रूप से भारतवर्ष के सभी नागरिकों या लोगों के ऊपर ये समान रूप से लागू होती हैं। और ये जो कंटेंट्स मैंने पढ़े हैं, ये कंटेंट्स मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हमारे पास इसकी मूल प्रति है, जो गवर्नमेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति छपी हुई है। ये भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से है पुस्तक, उसी से ये मैंने आपको व्याख्या करने की मैंने कोशिश की है। तो ये मैं इस चर्चा को मैं यही समाप्त करता हूँ। और समाप्त करने से पहले एक बात ये मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन में ये भाव बनाए रखें कि अगर हमें भारतीय संविधान ने कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, तो हमारे अधीन जो लोग हैं, हमारे अधीन परिवार के लोग हों, नौकर हों, विद्यार्थी हों, जो भी हों, उनका एटलीस्ट संवैधानिक रेस्पेक्ट हम बनाए रखें, उनको संवैधानिक हम आज़ादी उनको दें और उनको इक्वली हम ट्रीट करें। जब ये चीज़ हम अपने मन में हम बना के रखेंगे, तभी हम ये बात अपनी फ्यूचर जनरेशन को हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे, नहीं तो डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। कट्टरता बहुत चीज़ों को अवरुद्ध कर देती है। तो हमें कट्टर नहीं होना है, हमें आई का भाव छोड़ करके वी के रूप में हम लोगों को आत्मसात हो जाना है। जब हम वी बन के देखेंगे, तब हमको भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट अच्छे लगेंगे और हमें दूसरों को देने में भी अच्छा लगेगा। क्योंकि कहीं तो सरकार आपको दे रही है, लेकिन जो व्यक्ति आपके अधीन है उसको भी आप फंडामेंटल राइट अगर आप दे रहे हैं, तो ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है। इसलिए हम सब की ड्यूटी है कि फंडामेंटल राइट को समझें और उसको एग्जीक्यूट करें। और इन्हीं अपने शब्दों के साथ मैं आज की चर्चा और इस वीडियो को विराम देता हूँ। आप लोग हमारे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। जय हिंद।